मेरी लाइफ के लिए एनर्जी ही नहीं बचती थी। रोजाना कुछ महीने झंडू विगोरेक्स लेने के बाद बहुत फर्क महसूस किया। तो झंडू विगोरेक्स इतना प्रभावी क्यों है? झंडू विगोरेक्स सेफ और 100% नेचुरल है। इसमें है 7 जोशवर्धक जैसे अश्वगंधा, कौच बीज, मूसली, जो तनाव दूर करे, ऊर्जा व क्षमता बढ़ाए ताकि आप पारिवारिक जीवन का आनंद ले सके। अब ये हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। माय मिस्टर एनर्जी। रोजाना लें झंडू विगोरेक्स, पुरुषों का दैनिक जोशवर्धक। देखनी हो विविधता में एकता की शक्ति या देश के सभी राज्यों की संस्कृतियों का संगम, कारीगरों और शिल्पकारों का महाकुंभ, तो आइए रांची के मोराबादी मैदान, जहां 5 फरवरी से शुरू हो रहा है झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय खादी सरस महोत्सव 2016, जहां होगी देश के हर प्रांत की भागीदारी, हर प्रदेश के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति, खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों पर विशेष छूट, मूलभूत सुविधाएं जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवाने के साथ बैंकिंग सुविधाएं। तो आप भी आइए, खादी से जुड़ जाइए। कारीगरों और शिल्पकारों के इस महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। ना मुस्कुराने के सभी कारणों का अंत, श्री श्री आयुर्वेदा का नया टूथपेस्ट सुदंत। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। घर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट। कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट एवं मैदा रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए, क्योंकि शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। पहले बार बार होने वाली कब्ज और पेट फूलने के कारण मैं चिड़चिड़ा रहता था। झंडू नित्यम टैबलेट शुरू करते ही रात भर में आराम मिला। अब हमेशा इसे मैं अपने पास रखता हूँ। झंडू नित्यम टैबलेट दे 3 फायदे। आंतों की देखभाल करे, कब्ज से दे राहत बिना पेट मरोड़, और ये लेने में भी आसान है। अपनाइए झंडू नित्यम टैबलेट। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि, गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। सांसद निशिकांत दुबे ने सियाचिन में हिमस्खलन के शिकार हुए लांस नायक हनुमंत थप्पा के स्वस्थ होने के लिए बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा की। सांसद ने हनुमंत थप्पा के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की और इस मौके पर स्थानीय विधायक नारायण दास समेत कई लोग मौजूद थे। तो लांस नायक हनुमंत थप्पा दिल्ली के अस्पताल में मौत से संघर्ष कर रहे हैं। आप भी उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हनुमंत थप्पा की हालत बेहद नाजुक, एक एक पल काफी है। अस्पताल में लड़ रहा है मौत से जंग। सियाचिन के संगम के लिए दुआ करें, जाने नहीं देंगे तुझे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। के सह प्रायोजक थे श्री जंग रोधक सीमेंट्स, जिसमें जंग की नो एंट्री। पतंजलि हर्बल बाथ सोप अपनाएं, त्वचा की प्राकृतिक सुंदरता पाएं। PFC प्रेस्टीज TMT बार। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर पार्लियामेंट तारिक अनवर साहब। मौजूदा सियासत की बात होगी और बहुत सारा जो इनका तजुर्बा है सियासत का उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीडरशिप जो है वो किस माहौल में है इस वक्त। सर, इस्तकबाल है आपका, कैसे हैं आप? शुक्रिया।
मौजूदा सियासत के बारे में क्या कहेंगे? ये जो हम सियासत अभी देख रहे हैं, ये टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बात हो रही है। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कई सियासी पार्टी के लीडर्स ऐसा कहते हैं कि जब से एनडीए की हुकूमत बनी है मरकज में और मुल्क का माहौल जो थोड़ा सा अलग हो गया है, अब हिंदू मुसलमानों की ज्यादा बातें होने लगी है, कम्युनलिज्म की ज्यादा बातें होने लगी है, सेकुलरिज्म का कोई मतलब नहीं रहा और सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन है वो भी बदल गई है। अब काफी हद तक ये बात सही है कि जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के वजीर आजम बने, जब वो 2014 का लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनका जो एजेंडा था वो था तरक्की, डेवलपमेंट जी। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ऐसा लगता है कि उनका वो एजेंडा पीछे हो गया और जो कॉमनल एजेंडा था वो एजेंडा आगे आ गया। उनके मिनिस्टर, उनके एमपीज, उनके पार्टी के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जिस तरह के वो बयानात लगातार देते रहे और दे रहे हैं, उससे ऐसा ही लगता है कि उनके जो उनका एक नजरिया था उसमें काफी तब्दीली आई है और लोगों को जो एक उम्मीद थी वजीर आजम से, उस पर भी लोगों को एक तरह से मायूसी नजर आ रही है और लोगों को इत्मीनान नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी पार्टी का जो रुख है और जो शरद पवार है, वो उनका जो झुकाव अगर देखा जाए, वो हमेशा जो है एनडीए की तरफ उनका झुकाव रहता है। अक्सर हमने देखा है 2014 में भी सबसे पहले वेलकम आपकी पार्टी की तरफ से हुआ था नरेंद्र मोदी का। तो आप कुछ और कह रहे हैं और पार्टी का जो झुका है वो कुछ और कहता है। नहीं, 2014 में तो हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े थे जी, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब की बात में कर रहा हूं। हाँ, उस वक्त की बात हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है कि जमहूरियत में जब किसी को हुकूमत बनाने का मौका मिलता है या किसी पद पे जाने का मौका मिलता है, तो दूसरी जो सियासी पार्टियां होती हैं या अपोजिशन की पार्टियां होती हैं, वो भी कहती है कि ठीक है, ये अवाम का फैसला है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत फैसला है, क्योंकि ये पूरे मुल्क का फैसला था कि हमको नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाना है। तो जब एक फैसला लोगों ने ले लिया तो हम अपोजिशन में बैठने को तैयार जरूर हैं, लेकिन हम ये मानकर चलते थे कि वो वजीर आजम की हैसियत से, क्योंकि पहले जो उनका उनकी जो एक इमेज थी, एक छवि थी, उसमें कुछ तब्दीली हम लोग उम्मीद कर रहे थे, कुछ तब्दीली आएगी। कुछ आई? मेरा ख्याल है कि ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन उनका बयान कभी कोई ऐसा नहीं होता जो कंट्रोवर्शियल हो या जो किसी को नागवार गुजरे? नहीं, देखिए वजीर आजम से लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं जी, और जब उनके पार्टी के लोग, जब सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग जब इस तरह की उटपटांग बातें करते हैं और वजीर आजम का कोई बयान नहीं आता, जब दादरी का वाकया होता है और वजीर आजम का बयान नहीं आता है, बहुत दिन के बाद वो बयान देते हैं, या घर वापसी की बात होती है या लव जिहाद की बात होती है और तब भी प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोलते, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, तो फिर लोगों को ये शक होने लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री की भी एक तरह से उनकी सहमति है और उनका कंसेंट है और इसलिए ये तमाम बातें हो रही हैं। तो अगर वजीर आजम को ये सोचना है कि उनका जो एजेंडा था विकास का, तरक्की का, वो प्राथमिकता है या फिर जो कॉमनल एजेंडा है आरएसएस का वो प्राथमिकता है, इन दोनों में से उनको तय करना पड़ेगा। जब आपको लगता है ऐसा कि अगर कुछ हुकूमत सही काम नहीं कर रही है या किसी एक तबके को जो है वो साइड किया जा रहा है या उसके खिलाफ कुछ बातें हो रही हैं, तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिलने का जो है वो आप लोगों का हक बैठता है, खासतौर से मुस्लिम लीडरशिप का, जो सेक्युलर जमातें हैं या खुद को सेक्युलर जमातें करार देती हैं। तो क्यों ऐसा कदम जो है आपकी तरफ से नहीं उठाया गया? क्यों ऐसी कोशिश नहीं की गई तारिक अनवर की तरफ से? 40 साल का तजुर्बा है, कोई कम थोड़ा ही है। नहीं, देखिए एक तो शुरू में ऐसा लगता था जी कि वजीर आजम जैसा उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास, तो कुछ दिनों तक तो लोगों को ये महसूस हुआ कि शायद उनकी नीयत साफ है और वो सबको लेकर चलने में यकीन रखते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिस तरह से उनके मिनिस्टर्स, उनके काबीना के लोग और उनके जो पार्टी के बहुत ही अहम रुकन हैं, उनकी तरफ से जब इस तरह के बयानात आने शुरू हुए, जिससे साफ जाहिर था कि वो भेदभाव कर रहे हैं और एक कॉमनल एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, तो ऐसा लगा कि वजीर आजम का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस मुहिम में वो भी शामिल है। तो ऐसे में बात क्यों नहीं की आप लोगों ने? मेरा सवाल ये है।
नहीं, हम लोगों ने पार्लियामेंट में उठाया कई बार, ठीक है, उनसे हम लोग कोई डेलीगेशन की शक्ल में से नहीं मिले, ये बात सही है, लेकिन पार्लियामेंट में जितना हम लोगों को बोलना था और जितने इश्यूज थे जो अक़लियत के ताल्लुक से थे या जनरल भी थे, किसानों से ताल्लुक से थे या नौजवानों के ताल्लुक से, उन इश्यूज को हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ रखा है। ऐसा नहीं है कि हमने उन बातों को नहीं उठाया, वज़ीर आज़म की मौजूदगी में हम लोगों ने तमाम। लेकिन अगर डेलीगेशन अलग से जाकर के मिलता, शायद उसका जो है नतीजा अलग होता, उसका जो है वो प्रभाव या असर ज्यादा होता। अब ये नहीं कह सकते, लेकिन हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि वो जिस रास्ते को उन्होंने अपनाया और जिस तरीके से वो चल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो आरएसएस को नाराज करना नहीं चाहते, या जो कहा जाए कि जो हिंदू कट्टरपंथी हैं उनको वो नाराज करना नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि ये हमारा वोट बैंक है, अगर हम कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे हमारी शख्सियत पर ये महसूस हो कि हम एक न्यूट्रल हैं और हम एक सेकुलर हैं, तो उससे हमारा वोट बैंक बिगड़ सकता। लेकिन जैसे अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान चले गए थे अचानक वजीर आजम नरेंद्र मोदी, और ऐसा माना जा रहा था जैसे उनकी जो तकरीरें होती थी इंतखाबात से पहले, तो एक कट्टर छवि या एक कट्टर चेहरा जो है पेश करने की कोशिश की गई थी। फिर वही प्राइम मिनिस्टर जाते हैं पाकिस्तान, तो आप कह रहे हैं कि वो अपनी छवि को सुधारना नहीं चाहते, उस तरीके से तो लग रहा है कि वो सुधारना चाहते हैं। देखिए, अगर उनके पाकिस्तान विजिट को देखा जाए तो हर लोगों ने उसकी तारीफ की है कि एक अच्छा कदम, उनके पूरे जो पीरियड रहा है उनका, जब से वो वजीर आजम बने हैं तब से लेकर अब तक का अगर देखा जाए तो कोई एक अच्छा काम उन्होंने यही किया है कि वो पाकिस्तान से बातचीत की पहल उन्होंने शुरू की है। और मैं समझता हूं कि ये इस मुल्क के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा है कि हमारे रिश्ते अच्छे हों, मजबूत हों। लेकिन उसके साथ ही साथ ये काम तो उन्होंने अच्छा जरूर किया है, लेकिन मुल्क के अंदर भी उनको ये दिखाना पड़ेगा, जताना पड़ेगा कि हम यहाँ की अक़लियत को भरोसा देना पड़ेगा कि हम उनके जो भी उनकी जायज मांगे हैं या उनकी जो जायज मसाइल हैं, उनको उनके हल के लिए वो हमेशा तैयार है या उसमें उनका भी सपोर्ट है। अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात आई, आपने देखा, यानी ये हुकूमत जहां दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, तो वही ये इस तरह का जो फैसला मरकजी हुकूमत ने लिया है, या और उसमें ये कहा जा सकता कि इसमें वजीर आजम का कंसेंट नहीं है या उनकी सहमति नहीं है। मिनिस्टर का भी बयान आ गया है और खुद मुख्तार अब्बास नकवी भी कह रहे हैं कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसको जो है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पर नहीं देखा जा सकता। हाँ, तो ये इससे ये जाहिर होता है, जबकि हमारे मुल्क के आइन में इस बात का पूरा जो कहा जा सकता है कि उसमें इजाजत देता है कि जो इस मुल्क की जितनी भी अक़लियत है, न सिर्फ मुस्लिम अक़लियत बल्कि जितनी भी अक़लियत है, अक्सरियत है, या किसी भी जबान या जिसको इलाकाई जो भी लोग हैं, उन सब की को आगे बढ़ने के लिए, उनके तालीम के लिए, उनकी इक़्तिसादी हालत, माली हालत ठीक करने के लिए और हर तरह से उनको एक तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या जामिया मिलिया हो, इन दोनों के जो माइनॉरिटी कैरेक्टर के बारे में लोग आज से नहीं, जब से आज़ादी मिली है और ये मसला उठा है, तब से लोग खास के अक़लियत के जो भी नुमाइंदे रहे हैं, उन्होंने इस मसले को उठाया है कि उनको अक़लियती किरदार मिलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज की हुकूमत, नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत, ऐसा लगता है कि इसको मानने को तैयार नहीं है, जबकि देखा जाए तो जस्टिस सच्चर, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा जी, ये दो कमीशन जो बनाया था यूपीए सरकार ने और उसकी जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर कोई ये कहता है कि अक़लियत को अलग से उनके ऊपर उनको मौके न दिए जाएं, तो ये गलत है।
बिल्कुल। इस बारे में कुछ बात होगी आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर से, या जो है बिल्कुल हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। हमारी पार्टी इस मसले को पार्लियामेंट में भी उठाएगी आने वाले दिनों में, और ये मसला हम लोग राष्ट्रपति से भी मिलेंगे इस मसले को लेकर। और हम लोग का यही कहना है कि आइन में वो तमाम गुंजाइश मौजूद है कि अक़लियत को पूरी उनके तालीमी और उनके समाजी जो भी उनके हकूक हैं उसकी हिफाजत होनी चाहिए। बिल्कुल। वक्त हो गया है खास मुलाकात में एक ब्रेक का, और आज हमारे साथ हैं तारिक अनवर, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं एनसीपी के और मेंबर पार्लियामेंट हैं। दिन भर के काम और ट्रैवल के बाद फैमिली लाइफ के लिए एनर्जी ही नहीं बचती थी। रोजाना कुछ महीने झंडू विगोरेक्स लेने के बाद बहुत फर्क महसूस किया। तो झंडू विगोरेक्स इतना प्रभावी क्यों है? झंडू विगोरेक्स सेफ और 100% नेचुरल है। इसमें है 7 जोशवर्धक जैसे अश्वगंधा, कौच बीज, मूसली, जो तनाव दूर करे, ऊर्जा व क्षमता बढ़ाए ताकि आप पारिवारिक जीवन का आनंद ले सके। अब ये हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। माय मिस्टर एनर्जी। रोजाना लें झंडू विगोरेक्स, पुरुषों का दैनिक जोशवर्धक। खूबसूरत सी लट बिखराए, कुछ करे बजा जामन ड्रॉप से, अपना अलग अंदाज दिखलाए, कुछ करे कुछ करे, मजबूती से बढ़ते जाए। बजाज आमंड ड्रॉप्स में है बादाम का संपूर्ण पोषण और साधारण नारियल तेल के मुकाबले 300% एक्स्ट्रा विटामिन ई। बाल बने रहे स्ट्रॉन्ग, आपको मिले स्टाइल करने की आजादी। क्या आप जिद्दी कब्ज से परेशान हैं? आपको चाहिए आंतों की स्वस्थ देखभाल। ट्राई करें झंडू नित्यम टैबलेट, जो दे 3 फायदे। इसके 7 असरदार कब्ज राहत तत्व आंतों की देखभाल करें, दे कब्ज से रात भर में आराम बिना पेट मरोड़, और ये लेने में भी आसान है। अपनाइए झंडू नित्यम टैबलेट्स। पहले हमेशा एनर्जी कम लगती थी, कई एनर्जी टैबलेट ट्राई करी पर साइड इफेक्ट का डर रहता था। पर झंडू विगोरेक्स नेचुरल और सेफ दैनिक जोशवर्धक है। तो झंडू विगोरेक्स इतना प्रभावी क्यों है? झंडू विगोरेक्स सेफ और 100% नेचुरल है। इसमें है 7 जोशवर्धक जैसे अश्वगंधा, कौच बीज, मूसली, जो तनाव दूर करे, ऊर्जा व क्षमता बढ़ाए ताकि आप पारिवारिक जीवन का आनंद ले सके। अब इनमें वही पहले वाला जोश है। मूवी हो या शॉपिंग, ये हमेशा तैयार रहते हैं। रोजाना लें झंडू विगोरेक्स, पुरुषों का दैनिक जोशवर्धक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात, और आज हमारे साथ हैं एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर पार्लियामेंट तारिक अनवर। क्या लगता है आपको, मुस्लिम लीडरशिप जो है वो उसकी हमेशा ही कमी रही है, और अभी भी हम देख रहे हैं कुछ लोग उभरने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ओवैसी हो चाहे आजम खान हो, लेकिन उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि वो क्रिमिनल लाइन पर चल रहे हैं। हो सकता है कुछ सच्चाई भी हो। क्या लगता है आपको, मुस्लिम लीडरशिप की कमी क्यों है? ये मौलाना आजाद के बाद कोई बहुत बड़ा नाम ऐसा उभर करके नहीं आया मुस्लिम क़यादत के जिसके पीछे जो है वो चल सके। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मुस्लिम लीडरशिप, हर कौम अपने अपने लीडर के मुताबिक चलेगी ये जरूरी नहीं है। हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, और हम आज़ादी के 65-67 साल हो गए। अभी भी अगर हमारे मसाइल सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप के जरिए ही उसका हल होगा, तो मैं समझता हूं कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे सेकुलरिज्म में कमी है। क्योंकि सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि जहां भी और जिसको भी मौका मिले वो ऐसे समाज के ऐसे तबके के बारे में जो कमज़ोर हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ अकेले मुस्लिम लीडरशिप की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुसलमानों की आवाज उठाए। जिस तरीके से वो वैसे उभर रहे हैं या इस तरह की बातें हो रही है, ऐसी पॉलिटिक्स को क्या कहेंगे आप, किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि वो वैसी साहब हो या आजम खान साहब हो, तो ये सब जो लोग हैं, ये जिस तरह की आवाज उठाते हैं या जिस तरीके से उठाते हैं, मैं समझता हूं कि वो खास तौर पर जो दूसरे कौम के लोग हैं उन पर उसका अच्छा असर नहीं पड़ता है। ठीक है, हमको अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन उसका भी तरीका है, और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न किए जाएं जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचे। और खासतौर पर देखिए, जो इस मुल्क की जो फिरकापरस्त ताकतें हैं, वो तो ये चाहती हैं कि आप ऐसे तरीके अपनाएं जिससे उनको तकवीयत मिले या जिससे उनको बढ़ावा मिले। और ऐसा हो रहा है इनके बयानों से? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि
ये दोनों जिनका नाम आपने लिया, इन दोनों के बयानात कभी कभी इस तरह के आते हैं जिससे ये कहा जाए कि खास के जो हिंदू तबके में जो लिबरल लोग हैं और या सेकुलर लोग हैं, उनको भी वो बातें पसंद नहीं आती। तो ऐसी बात हम क्यों करें जिससे दूसरों को भी तकलीफ, ऐसे लोगों को भी तकलीफ पहुंचे जो आपके हमदर्द हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं या आपके मसाइल को हल करना चाहते हैं। अगर आपकी बात मानी जाए तो लगता है कि फिर मुलायम सिंह और चाहे शरद यादव हो, चाहे शरद पवार हो, मुलायम सिंह हो और लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, यही मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे, सोनिया गांधी आगे बढ़ाएंगे, राहुल गांधी मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे, या ये उनके मसले मसाइल ढूंढेंगे, मुस्लिम लीडरशिप की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा हम नहीं कहेंगे, मुस्लिम लीडरशिप की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि सेकुलर लीडरशिप के साथ मुस्लिम लीडरशिप को चलना चाहिए। और मैं इस बात को मानता हूं और आप सभी लोग मानते हैं कि इस मुल्क में सेकुलर मिजाज के लोग ज्यादा हैं। आप देखिए कि 2014 में भी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ और जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का उरूज था, अब शायद वैसा उरूज उनको कभी नहीं मिलेगा, वो उसमें भी उनको 31% वोट मिला था। यानी इस मुल्क में 69% लोग जो हैं वो सेकुलर हैं, जो बीजेपी के खिलाफ हैं। बीजेपी कहती है हम सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है, उनके नेता कहते हैं कि हम सबसे बड़े सेकुलर हैं, हमें समझो। नहीं, समझने से तो होता नहीं है, जैसे कि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साफ दिखाई पड़ती है। आपके जबान में कुछ हो, दिल में कुछ हो, तो ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। अगर आप सही मानों में सेकुलर हैं तो आपको आगे आना होगा और कुछ ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे जिससे आपके के बारे में जो राय लोगों की बन चुकी है, लोग अपनी राय बदलने पर मजबूर हो। वो ये कहते हैं अपीजमेंट करती रही है ये पार्टियां सारी, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, समाजवादी पार्टी हो और जो है एनसीपी हो, ये सारी पार्टियां या कांग्रेस, ये सारी पार्टियां माइनॉरिटी की का अपीजमेंट करती रही है, उनका भला कुछ नहीं किया। देखिए, अगर अपीजमेंट किया होता तो फिर राजेंद्र सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई या रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट आई, वो इस बात को साबित करती कि कितना अपीजमेंट हुआ है। अपीजमेंट होता तो लोग तालीम में पीछे नहीं होते, उनकी माली हालत इतनी खराब नहीं होती, उनका सामाजिक हालत उनकी इतनी खराब नहीं होती। इन दोनों की रिपोर्ट ने उस कलई को खोल दिया जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की तरफ से ये कहा जाता था कि मुसलमानों का अपीजमेंट होता है वोट बैंक के लिए। तो अपीजमेंट होता तो फिर ये हालत कैसे होती? अगर उनके लिए काम किया होता, पिछली हुकूमतों ने अलग से कोई ऐसा नुमाया काम किया होता, तो आज ये उनकी ये बुरी हालत नहीं होती। अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं गुस्ताख रसूल के नाम पर कुछ चीजें हुई हैं, चाहे मालदा में हुई हो, पूर्णिया में हुई हो, अलग अलग जगहों पर हुई हैं, और उसके अलावा एक चीज और हो रही है इन दिनों कि वापस से वही सिलसिला शुरू हो गया गिरफ्तारियों का। दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब तो चीजें थोड़ी आगे बढ़ गई हैं, आईएसआईएस के सपोर्टर बताए जा रहे हैं और अलकायदा के सपोर्टर बताए जा रहे हैं। आप जो है किस तरीके से देख रहे हैं इन सारी चीजों को, और आपको लगता है कि मुस्लिम तबके के लिए आजमाइश की घड़ी है? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को कुछ हकीकत, जो कड़वी हकीकत है, उसको मानना पड़ेगा कि आज दुनिया में मुसलमानों की क्या तस्वीर बन रही है। किस तरह से हम आपस में लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, कहीं कुछ है, कहीं पर कोई दूसरा है, और जिस तरह से लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ी बहुत, कोई दिन ऐसा वाकया नहीं होता है जब कोई ना कोई बहुत बड़ा वाकया ना हो जिसमें कहीं ब्लास्ट हो रहा है, कहीं ब्लास्ट हो रहा है, और ये आपस में लोग कर रहे हैं। और इसलिए मुसलमानों की जो इमेज दुनिया में बन रही है, ये बहुत ही खराब इमेज बन रही है कि ये मजहब जो है वो बहुत दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है। तो हम लोगों को अपने आप को भी देखना पड़ेगा, अपने गरेबा में भी झांकना पड़ेगा। हम सिर्फ हुकूमत पर या दूसरे लोगों पर इल्जाम लगाएं, वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि मालदा में जो कुछ हुआ या पूर्णिया में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, अगर किसी ने, अगर कोई हमारे मजहब के खिलाफ या हमारे रसूल के खिलाफ कोई बात अगर कही है, तो हम उसके लिए कानून का रास्ता अपनाएंगे। बिल्कुल, हम अदालत में जाएंगे, हम उनके खिलाफ जो भी हमारे आइन में जो हमको ताकत दी है उसका हम इस्तेमाल करें, उसका इस्तेमाल करें, ना कि इस तरह से सड़क पर निकलकर आग लगाने का काम और थाने को जलाने का काम। हम तो खुद मौका देते हैं,
हम ऐसा काम न करें जिससे दूसरों को मौका मिले और खासतौर पर फिरकापरस्त ताकतों को मौका मिले बिल्कुल हमारे खिलाफ लोगों को मुत्तहद करने का। जबकि इस्लाम इन तमाम चीजों की इजाजत देता ही नहीं है जो आप कर रहे हैं। इस्लाम में बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं। इस्लाम तो जितना टॉलरेंस सिखाता है शायद ही किसी मजहब में इतना टॉलरेंस होगा। जी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से अपनी जिंदगी पेश की है, जी हाँ। अगर उसको हम देखें, आइडियल है वो सबके लिए, आइडियल है, बिल्कुल उसको देखें तो उन्होंने हमेशा कोशिश उनकी यही रही कि जो उनके दुश्मन भी थे, जो उनको उनके लिए बुरा सोचते थे, उनका भी वो भला सोचते थे। बिल्कुल। तारिक अनवर साहब, हम देखते हैं कि लंबे वक्त से आप सियासत में हैं और 1980 के बाद पार्लियामेंट में भी आप लगातार हैं, लंबे वक्त से सियासत में भी हैं, लेकिन बिहार की अगर हम बात करें उसका बहुत ज्यादा भला नहीं हो पाया है। वहां के मुस्लिम तबके के हालात जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। तमाम लोगों के हालात वैसे ही हैं, कुछ सुधार जरूर आया है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। कौन कसूरवार है और लीडरशिप को जो है आप वो कितना जिम्मेदार मानते हैं? क्या खुद को भी जिम्मेदार मानते हैं? अब हम सब जिम्मेदार हैं बिल्कुल, और वहाँ के तमाम सियासतदान जिम्मेदार हैं, वहाँ की सेकुलर पार्टियां भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि बहुत ज्यादातर हुकूमत करने का जो मौका मिला वहाँ या तो कांग्रेस को मिला या लालू जी को मिला या आज नीतीश जी को मिल रहा है, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। इसलिए अगर वहाँ के मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं है तो उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, जो किसी न किसी तरीके से हुकूमत में रहें। और वैसे तो आप देखिए तो पूरे बिहार की हालत अच्छी नहीं है। बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, करप्शन है और हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। तो वैसे देखा जाए तो बिहार को दुरुस्त करने में और बिहार की हालत को बदलने में मैं समझता हूं कि बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। आप लोगों से थोड़ी चूक हो गई इंतखाबात के दौरान, हिसाब किताब बन नहीं पाया, सीटों को लेकर के कुछ झगड़ा था। अगर वहां रहते तो शायद कांग्रेस उतने आगे नहीं निकल पाती, आप भी जो है 15-20 सीटें जीतते, 15-20 सीटें वो जीतते, हुकूमत का हिस्सा होते, प्रेशर बनाते हुकूमत के ऊपर। बिल्कुल, हम लोग की ख्वाहिश थी और हम लोग शुरू से ये मान के चल रहे थे कि जो भी सेकुलर गठबंधन बनेगा उस गठबंधन में हम लोग शामिल रहेंगे, और लोकसभा के गठबंधन में हम लोग शामिल भी थे। लेकिन जब असेंबली का चुनाव आया तो हम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, और एनसीपी के साथ, मेरे कहने का मतलब ये है कि एनसीपी को सिर्फ 3 सीट दी गई, जबकि कांग्रेस को 40 सीट दी गई, और खुद लालू यादव और नीतीश जी ने 100-100 सीट ले ली। तो हम लोगों के साथ एक तरह से सियासी नाइंसाफी हुई, और इस सियासी नाइंसाफी होने की वजह से हम लोग अलग थलग पड़ गए। और ये बात सही है कि अगर हम उस गठबंधन में होते और हमको अगर सही ढंग से शेयर किया जाता, शेयर दिया जाता तो यकीनन हम उस हुकूमत में रह के अपना दबाव बना सकते थे। लेकिन फिर भी हम लोग बाहर हैं, कोई बात नहीं है, एक सियासी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उस हैसियत से हम लोग जो भी हमारे मसाइल हैं, चाहे वो अक़लियत के मसाइल हों या अक्सरियत के हों, पूरे बिहार के जो भी मसाइल हैं उन मसलों को हम लोग वक्तन फौक्तन उसको उठाते रहेंगे। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर। यहां पर वक्त हो गया ब्रेक का, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। जब कार सर्विस फ्री हो, सबको अच्छे से चेक करो जी, क्लच, सस्पेंशन। सर वो पिछली बार किया था। हाँ तो फिर से करो, और एसी भी चेक करो। एसी? हाँ एसी। जब कार सर्विस पेड हो। गर्मी लग रही है ना, एसी सर्विस कराना पड़ेगा। एसी तो मैं वैसे भी नहीं चलाता। डेंट तो बनवाना पड़ेगा। डेंट नहीं है, डिम्पल है, डिम्पल। मिस्टर डिम्पल, जब फ्री सर्विस खत्म हो जाए तो चले आइए महिंद्रा फर्स्ट चॉइस एनी कार सर्विस, जहां आपको मिले ऑनेस्ट एडवाइस और सर्विस, तो फ्री के बाद फर्स्ट चॉइस। दिन भर के काम और ट्रैवल के बाद फैमिली लाइफ के लिए एनर्जी ही नहीं बचती थी। रोजाना कुछ महीने झंडू विगोरेक्स लेने के बाद बहुत फर्क महसूस किया। तो झंडू विगोरेक्स इतना प्रभावी क्यों है? झंडू विगोरेक्स सेफ और 100% नेचुरल है। इसमें है 7 जोशवर्धक जैसे अश्वगंधा, कौच बीज, मुसली, जो तनाव दूर करे, ऊर्जा व क्षमता बढ़ाए, ताकि आप पारिवारिक जीवन का आनंद ले सके। अब ये हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। माय मिस्टर एनर्जी। रोजाना लें झंडू विगोरेक्स, पुरुषों का दैनिक जोशवर्धक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात, और आज हमारे साथ हैं एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर पार्लियामेंट तारिक अनवर। आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि सियासत में जो है वो कुछ भी मुमकिन है, ऐसा भी माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में जब कांग्रेस का और एनसीपी का गठबंधन टूटा, उसके बाद हुकूमत बनाने की बात आई, तो हो सकता है कि आप बीजेपी के साथ चले जाएं।
कुछ इस तरह के इम्कानात जो हैं वो अभी भी खबरें आती रहती हैं ऐसी छन छन करके कि कुछ है ऐसा, या मतलब ये सिर्फ अफवाहें हैं? बिल्कुल अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये शरद पवार जी का भी कई बार बयान आ चुका है कि बुनियादी तौर पर और आइडियोलॉजी के बुनियाद पर भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते। हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ कभी नहीं दिया, उन्हें